नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय उपन्यास के बारे में। जो हमारे विद्यार्थी हैं वे जानते हैं कि यह पाठ्यक्रम एमए से संबंधित है और MHD 16 इसका कोड है। एमए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हैं, लेकिन यह एक ऐसा पाठ्यक्रम है जिसे कोई भी सुन सकता है, समझ सकता है और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अलावा भी जो विश्वविद्यालय हैं, यदि उनके वहाँ भी ये पाठ्यक्रम लगा हुआ है तो भी सुन सकते हैं, और नहीं तो उपन्यास नामक जो विधा है उस पर जो आज हम बातचीत करेंगे, अवधारणा के रूप में किस तरह भारतीय उपन्यास अस्तित्व में आता है, क्या है भारतीय उपन्यास, ये सारी बातचीत आपके काम की होगी। ये सबसे पहले अपने विद्यार्थियों को मैं संबोधित करूं तो यह 4 पाठ्यक्रमों का एक पूरा मॉड्यूल है। MHD 13, MHD 14, MHD 15 और MHD 16। ये 4-4 क्रेडिट के 4 पाठ्यक्रम हैं। एमए द्वितीय वर्ष में विद्यार्थियों के पास विकल्प होता है कि वे एक मॉड्यूल चुनें, कहानियों का मॉड्यूल चुनें MHD 9, 10, 11, 12, या उपन्यास का मॉड्यूल चुनें 13, 14, 15, 16, या दलित साहित्य का मॉड्यूल चुनें 17, 18, 19, 20, MHD इसके आगे लगा रहेगा, या मध्यकालीन साहित्य का भी अब हमने मॉड्यूल उपलब्ध करा दिया है, कुछ विद्यार्थियों ने चुना भी होगा, MHD 21, 22, 23 और 24। यह जो उपन्यास का मॉड्यूल है यह एक लोकप्रिय मॉड्यूल है, विद्यार्थी इसे पढ़ते हैं और निश्चित तौर पर इसके अध्ययन के बाद सिर्फ हिंदी उपन्यास के बारे में नहीं बल्कि भारतीय उपन्यास के बारे में भी उनकी समझ विकसित होती है। वे जान पाते हैं कि भारतीय उपन्यास क्या है। पहला सवाल सबके मन में यह आता है कि हिंदी के विद्यार्थियों को भारतीय उपन्यास क्यों पढ़ाया जाए, सिर्फ हिंदी के उपन्यास पढ़ाए जाएं, अन्य भारतीय भाषाओं के उपन्यास पढ़ाने से हमारे विद्यार्थियों को क्या लाभ होने वाला है। एक सवाल है, सामान्य सा सवाल है जो लोगों के जहन में आता है। इसका उत्तर है कि एक तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अपने आरंभिक दिनों से ही यह प्रयास करता रहा है कि उसके सभी पाठ्यक्रमों का स्वरूप अखिल भारतीय हो। एक ऐसा पाठ्यक्रम निर्मित हो जिसे पूरे देश में लोग स्वीकार करें, लगे कि इसमें उनके हिस्से की भी बात हुई है, कोई खास अंचल, कोई खास हिस्सा ही उसमें शामिल नहीं किया गया है। यही कारण है कि हमने BA के स्तर पर भी जो पाठ्यक्रम बनाए उसे अखिल भारतीय स्वरूप दिया, MA के स्तर पर जो पाठ्यक्रम बनाए हैं उसे अखिल भारतीय स्वरूप दिया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय है जिसने मध्यकालीन साहित्य संस्कृति पर एक पाठ्यक्रम आज से 30 वर्ष से भी अधिक समय पहले तैयार किया, और पूरे भारतवर्ष में जो भक्ति आंदोलन का संदर्भ है उसके आलोक में उस पाठ्यक्रम को तैयार किया गया। इसी तरह नवजागरण को केंद्र में रख करके एक पूरा पाठ्यक्रम तैयार किया गया। इसी प्रकार भारतीय उपन्यास का पाठ्यक्रम है, भारतीय कहानी का पाठ्यक्रम है। हम चाहते हैं कि हमारे जो छात्र हैं वे सिर्फ अपने मोहल्ले की खबर से परिचित न हों, सिर्फ यह न जाने कि हिंदी में क्या लिखा पढ़ा जा रहा है या लिखा पढ़ा गया है, बल्कि जो भारत की अन्य भाषाएं हैं उनमें क्या लिखा पढ़ा गया है, क्या लिखा पढ़ा जा रहा है, उसके प्रति भी हम उनमें ललक पैदा करना चाहते हैं और जितना संभव हो सके उतना ज्ञान और जानकारी देना चाहते हैं। इसी उद्देश्य के तहत भारतीय उपन्यास नाम का यह पाठ्यक्रम भी बनाया गया कि हिंदी के महान उपन्यासों के साथ भारत की दूसरी भाषाओं में लिखे गए कुछ उत्कृष्ट श्रेष्ठ महान उपन्यासों का अध्ययन कीजिए, और जब आप उनको पढ़ने लगेंगे तो आप में ललक जगेगी। तो जिन भाषाओं के उपन्यास पाठ्यक्रम में नहीं भी हैं आप उन्हें भी ढूंढ कर पढ़ेंगे, और तब शायद आपकी सोच का फलक अधिक विस्तृत हो जाएगा और तब आप शायद उपन्यास नाम की विधा को ठीक से समझ पाएंगे। उपन्यास आप सब
हमारे विद्यार्थी हैं और जो पुस्तकें हैं आपको मिल चुकी होंगी, आपने इसका अध्ययन कर लिया होगा, नहीं भी अभी तत्काल किया होगा, हिंदी साहित्य के इतिहास से भी ठीक से अगर परिचित होंगे तो आपको यह पता होगा कि उपन्यास सबसे पहले हिंदी में नहीं लिखे गए। उपन्यास का विकास सबसे पहले बंगाल में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। मराठी और बांग्ला भाषाओं में आरंभिक भारतीय उपन्यासों की रचना की गई। यह संयोग है या कह लें कि एक तरह से सोच समझ के किया गया कि उपन्यास जो शब्द है यह भी बंगाल से ही हिंदी प्रदेश में आया, बांग्ला से हिंदी में आया। सबसे पहले उपन्यास शब्द का प्रयोग कब हुआ यह जानना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहला प्रयोग बांग्ला भाषा के लेखक चिंतक भूदेव मुखर्जी ने उपन्यास शब्द का प्रयोग किया पहली बार। ऐतिहासिक उपन्यास नाम की उनकी पुस्तक है। इसके 2 संदर्भ उपलब्ध हैं। आजकल कई लोगों को ने संदर्भ दिया है कि 1857 का उपन्यास है, जबकि लंबे समय से दस्तावेजों में 1862 के रूप में यह दर्ज रहा है। लेकिन आरंभिक रूप से पहली बार उपन्यास शब्द का प्रयोग भूदेव मुखर्जी ने किया। बाद में बंकिम चंद्र ने भी अपनी रचनाओं, अपने उपन्यासों को उपन्यास शब्द से ही चिन्हित किया और उसे लोकप्रिय बनाया। आप सब जानते हैं बंकिम चंद्र भारत के महान उपन्यासकार, कथाकार, तो उन्होंने इसे लोकप्रिय बनाया। पहला उपन्यास कौन सा है यह लंबे समय तक एक विवाद का विषय रहा। अब भी कुछ लोग इस पर बहुत सहमत नहीं दिखते हैं, लेकिन सामान्यतः अब यह माना जाता है कि बांग्ला भाषा में लिखा गया प्यारे चांद मित्र का जो उपन्यास है अलालेर घरेर दुलाल, वह पहला उपन्यास है। यह पुस्तकाकार 1858 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन धारावाहिक रूप से यह 1854 से प्रकाशित होना शुरू हो गया था। मराठी भाषा में बाबा पद्मन जी का जो उपन्यास है यमुना पर्यटन, वो 1857 में पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ था। इसलिए बहुत दिनों तक यह माना गया कि वही पहला उपन्यास है। भोला भाई पटेल ने यमुना पर्यटन को पहला भारतीय उपन्यास कहते हुए उस पर एक लंबा लेख लिखा है। भोला भाई पटेल गुजराती और हिंदी के महत्वपूर्ण आलोचक चिंतक थे, विपुल लेखन किया है उन्होंने, तो यमुना पर्यटन को माना है। लेकिन बाद के दस्तावेज अब ये बताते हैं कि जब 1854 से एक उपन्यास धारावाहिक छप रहा था तो उसे ही यह श्रेय मिलना चाहिए। भूदेव मुखर्जी के उपन्यास हैं, इस क्रम में बहुत सारे और कृतियां आ जाती हैं, लेकिन पहली बार भूदेव मुखर्जी को ही इसका श्रेय जाता है कि उपन्यास शब्द का प्रयोग उन्होंने किया। लेकिन याद रखें कि मराठी में कादंबरी कहते हैं इसको। मराठी में जो उपन्यास नाम की विधा है, अंग्रेजी में जिसे नॉवेल कहते हैं, उसे मराठी में कादंबरी कहते हैं। और एक बड़े विचारक हुए हैं काशीनाथ विश्वनाथ रजवाड़े, 1902 ईस्वी में उन्होंने कादंबरी नाम से एक निबंध लिखा था। उस निबंध को जरूर पढ़ना चाहिए। मैं बार बार निवेदन करता हूं अपने विद्यार्थियों से। अभी मैं उसके एकाध उद्धरण आपको सुनाऊंगा, बताऊंगा भी। एक लंबा निबंध है जिसमें उन्होंने विस्तार से विचार किया है कि किस प्रकार इस विधा का उदय हुआ है और उसकी क्या क्या खूबियां हैं, क्या सीमाएं हैं, बहुत विस्तार से। तो एक बार पढ़ना चाहिए, जो लोग उपन्यास के अध्येता हैं उन्हें भी और हमारे विद्यार्थियों को भी समय निकाल करके। तो ये 1902 से ही प्रसंगवश याद आया कि हिंदी में माधव प्रसाद मिश्र नाम के एक लेखक हुए और एक पत्रिका हिंदी में निकलती रही, सुदर्शन नाम था। 1901 और 2 के बीच में यह पत्रिका निकली थी। उसमें एक निबंध लिखा था माधव प्रसाद मिश्र ने, उपन्यास और समालोचक नाम से। उसमें उन्होंने उपन्यास शब्द का प्रयोग किया और यह बताया कि यह बांग्ला से हिंदी में आया है। बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसको स्वीकार किया। तो ये एक तरह से आरंभिक जानकारी के लिए है।
कि हमारे विद्यार्थी यह जानें कि उपन्यास शब्द कैसे हिंदी में आया। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें जानना चाहिए भारतीय भाषाओं के साहित्य को। अलग अलग भाषाओं में लिखे जाने के बावजूद भी इन सब में एक सूत्रता मिलती है। कई ऐसे संदर्भ मिलते हैं कि आपको लगेगा कि अरे ये तो मैंने हिंदी के लेखन में भी देखा है। असमी के लोग अगर हिंदी का पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि अरे ये तो उनकी भाषा में भी है। तो ये जो यथार्थ है, भारतीय यथार्थ है, जो भारतीय जीवन है, जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय इतिहास है, जो भारतीय मिथक हैं, वो भारत की लगभग सभी भाषाओं में लिखे गए साहित्य में आते रहे हैं। अपने अपने ढंग से उनकी व्याख्या होती रही है और यही वे तत्व हैं जिनके आधार पर एक रूपता बनती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उत्तर से दक्षिण तक, चारों तरफ जहां तक यह महान भारत भूमि है वहां तक साहित्य की अलग अलग भाषाओं में लिखे जाने के बाद भी एक सूत्रता इन्हीं तत्वों से निर्धारित होती है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जो बांग्ला में लिखा जा रहा है वो नितांत हिंदी से भिन्न है। शिल्प अलग हो सकता है, भाषा अलग हो सकती है, कहने का ढंग अलग हो सकता है, लेकिन संभव है कि वहां भी वंचना के विरुद्ध ही लिखा जा रहा हो, वहां भी स्त्रियों के पक्ष में लिखा जा रहा हो, वहां भी संस्कृति के तमाम जो श्रेष्ठ तत्व हैं उन पर लिखा जा रहा हो, जो विचलन हैं उनको आधार बनाकर लिखा जा रहा हो, हमारे वहां भी। आप देखें, इसीलिए जब आप रविन्द्रनाथ ठाकुर का उपन्यास गोरा पढ़ते हैं, बंकिम चंद्र के उपन्यास पढ़ते हैं, शरदचंद्र के उपन्यास पढ़ते हैं, तो आपको कहां लगता है कि ये हिंदी के उपन्यास नहीं हैं? मुझे याद है कि लंबे समय तक बहुत सारे लोग जो छोटे कस्बों और शहरों में रहते थे, जिन्हें शरदचंद्र के उपन्यास पढ़ने को मिलते थे, उन्हें तो यह पता भी नहीं था कि शरदचंद्र हिंदी के लेखक नहीं हैं। अमृता प्रीतम के बारे में ऐसा रहा कि हिंदी के तमाम पाठकों को यह पता ही नहीं था कि अमृता प्रीतम पंजाबी की लेखिका हैं मूल रूप से। तो इस तरह से अनुवाद आए, इस तरह से वो कृतियां आई कि लगता था कि ये तो अपनी ही भाषा की कृतियां हैं, अपनी ही भाषा की चीजें हैं। तो ये विभेद जो है वो दूर दूर से अगर खड़े होकर आप देखेंगे तो दिखाई देगा, लगेगा कि अलगाव है। लेकिन जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको लगेगा कि जो मराठी में लिखा जा रहा है, जो बांग्ला में लिखा जा रहा है, जो उड़िया में लिखा जा रहा है, असमी में, मलयालम में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, जितनी भी भारतीय भाषाएं आप देखेंगे तो लगेगा कि वह यथार्थ आपके यथार्थ से बहुत अलग नहीं है। वह जीवन आपके जीवन से इतना अलग नहीं है कि आप उसे ठीक से पहचान ही ना पाएं और अपने को उससे संबद्ध ना पाएं, रिलेट न कर पाएं। तो यह जानना भी बहुत जरूरी है और जानना चाहिए हमारे विद्यार्थियों को, खास करके तब जब आप हिंदी से बाहर का साहित्य पढ़ रहे हो। आप जितना नाम मैंने लिया, किसी को पढ़िए, आप एक पल के लिए भी अलगाव महसूस नहीं कर पाएंगे। ये एक तथ्य है कि शरदचंद्र की जीवनी, प्रामाणिक जीवनी बांग्ला में नहीं लिखी गई, हिंदी में लिखी गई। आवारा मसीहा नाम है उसका, विष्णु प्रभाकर नाम के हिंदी के एक बड़े कथाकार ने यह जीवनी लिखी है। आवारा मसीहा शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। तो ये बंगाल के लोग भी इस बात को मानते हैं। तो ये जो एक सूत्रता है वो ये उसी के कारण संभव हुई है। अगर विष्णु प्रभाकर शरदचंद्र से एक सूत्रता महसूस नहीं करते, करीबी महसूस नहीं करते, आत्मीयता महसूस नहीं करते, तो यह संभव नहीं था कि वे लंबे समय तक शोध करके उस महान रचनाकार की जीवनी लिख पाते। ये होता रहा है। यही भारतीयता भी है, यही भारतीयता है। और क्या है भारतीयता? आप लगातार इन चीजों के भीतर जब प्रवेश करेंगे तो आपको ये चीज दिखाई देगी। कुछ और बातें हम इससे संबंधित करें, देखें। एक तो ये कि यह जानना भी जरूरी है कि हमारे वहाँ यानी भारत में जब उपन्यास आया तो यह मध्य वर्ग के कारण नहीं आया। यूरोप में जो मध्य वर्ग आया
उसके मध्य वर्ग में और हमारे मध्य वर्ग में भी बड़ा अंतर था। हमारे वहां जब उपन्यास आता है, आप देखें इन आरंभिक उपन्यासों को भी, बाबा पद्मन जी के उपन्यास यमुना पर्यटन को भी देखें, जिसका लेख हमने आपको उपलब्ध कराया है। आप देखें यमुना पर्यटन को भी, वहां भी समाज सुधार की आकांक्षा है। एकदम आरंभिक उपन्यासों में समाज सुधार की ही आकांक्षा दिखाई देती है और उसका मध्य वर्ग से सीधे सीधे कोई लेना देना नहीं बनता है। लेकिन यूरोप में ये हुआ कि वहां मध्य वर्ग का मामला आया। तो एक बात इसको हमारे विद्यार्थियों को याद रखना चाहिए, जानना चाहिए। और यह जरूर है कि कई लोगों को लगता है कि हमारे वहां जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा वर्ग तैयार हुआ, जो मध्य वर्ग आया, उसका लिंक बनता है, लेकिन वो उस ढंग से नहीं बनता है। आप देखें कि पश्चिम में उस तरह से, यानी पश्चिम का मतलब भी उस समय तक इंग्लैंड था। इसीलिए जिन उपन्यासों का अनुवाद हिंदी में संभव हुआ, वे सब या तो अंग्रेजी के उपन्यास थे या अंग्रेजी में अनुदित हो चुके उपन्यासों के अनुवाद थे, या हिंदी में जो अनुवाद हुए वो कई बार अंग्रेजी से बांग्ला में, बांग्ला से फिर हिंदी में, या इसी तरह दूसरी भाषाओं में फिर हिंदी में आए। अनुवादों के अनुवाद भी हमें पढ़ने को मिले। तो मूल स्वरूप को भी हमें समझते चलना है। अगर हम देखेंगे तो ये रहेगा। हमारा जो मध्य वर्ग था वो पश्चिम के बुर्जुआ की तरह भी नहीं था, और बहुत भिन्नता थी, बहुत ज्यादा भिन्नता थी। पढ़ लिख जरूर लिया था, अंग्रेजी ढंग की शिक्षा जरूर आ गई थी, लेकिन वो ठीक ठीक वैसा नहीं था। इसलिए शायद हमारे वहां उपन्यास नाम की जो विधा बनी, उसमें आरंभिक तौर पर मध्य वर्ग का कोई बड़ा योगदान नहीं दिखाई देता। बहुत बाद में, हिंदी में तो बहुत बाद में ये मध्य वर्ग उपन्यास और कहानियों के केंद्र में आता है, आजादी के बाद लगभग। उसके पहले मध्य वर्ग उस तरह केंद्र में नहीं आता है। तो इसको देखना चाहिए। बंगाल में जो मध्य वर्ग पैदा हुआ था, माइकल मधुसूदन दत्त, जो कि एक बड़े रचनाकार हुए बंगाल में, उन्होंने उस मध्य वर्ग की पहचान की है अपने एक नाटक में। और उस नाटक का नाम ही जो है, हिंदी अनुवाद अगर करेंगे तो उस नाटक का अनुवाद होगा क्या इसी को सभ्यता कहते हैं? एकदम सीधा प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ, क्या इसी को सभ्यता कहते हैं? उसमें एक दृश्य आता है जब बंगाल में विकसित हुए मध्य वर्ग को ध्यान में रख करके लिखा गया था। तो एक स्त्री उस मध्य वर्ग की अपने पति से बात करती है, जो शराब पीता है, और कई तरह के विचलन उसके भीतर दिखाई दे रहे हैं। तो कहती है कि ऐसा लगता है कि आजकल कलकत्ता में ज्ञान के नाम पर अधिकांश पढ़े लिखे लोग शराब पीना और अन्य तरह के भी शब्द कहती है सीख रहे हैं, और ये बेशर्म पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि वे अंग्रेजों की तरह सभ्य हो रहे हैं। क्या सभ्य होने का यही ढंग है? इसी को तुम सभ्यता कहते हो? ऐसे ही लोगों ने अपनी बैठकबाजी के लिए एक संगठन बनाया है जिसका नाम है ज्ञान तरंगिणी सभा। इस संगठन की बैठकों में आने वाले लोग शराब पीते हैं, गप हाँकते हैं और मौज मस्ती करते हैं। एक शाम की बैठक में नाटक का नायक कहता है, मित्रों, यह देश हमारे लिए एक विशाल कारागार है। केवल यह क्लब ही हमारी स्वतंत्रता का घर है, स्वाधीनता का महल है। आप यहाँ जो चाहें कर सकते हैं। और उसके बाद वो अपने मित्रों को आमंत्रित करता है कि आइए हम लोग शराब पिएं और नाचें गाएं, जो भी करना है। तो माइकल मधुसूदन दत्त, जो कि बहुत विचारवान सर्जक थे, उन्होंने इस नाटक के माध्यम से जो नया बना हुआ मध्य वर्ग था उसे कटघरे में खड़ा किया और यह बताने की कोशिश की कि आप न तो ठीक से पश्चिम के मध्य वर्ग की तरह हो पाए हैं और न ही आप जो भारतीय मूल्य हैं उनका निर्वहन कर पा रहे हैं। और इन दोनों के बीच जो एक सार्थक तनाव होना चाहिए वह तनाव भी अनुपस्थित है, यानी कि पूरी तरह से विचलन जो है वो वहां दिखाई देता है। तो माइकल मधुसूदन दत्त इसको
रेखांकित करते हैं। और ये बांग्ला के ये उसी दौर के रचनाकार हैं, याद रखें, बिल्कुल आरंभिक। ये जो 1857 के समय है, वो जो नवजागरण का पूरा कालखंड है बंगाल का, माइकल मधुसूदन दत्त उसके एक बड़े स्तंभ है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है, मैं चाहता था कि आपके साथ ये बात मैं बांटूं, शेयर करूं। तो ये बात एक है, तो इसको समझने की जरूरत है कि जो मध्य वर्ग आया वह मध्य वर्ग पश्चिम के मध्य वर्ग की नकल कर रहा था, लेकिन वो वैसा मध्य वर्ग नहीं था, इसलिए भी ये एक बात हुई। बंगाल में जो मध्य वर्ग विकसित हो रहा था, वैसा ही मध्य वर्ग भारत के दूसरे हिस्सों में भी विकसित हो रहा था उसी दौर में। जाहिर है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग बंगाल के अलावा भारत के दूसरे हिस्सों में भी बढ़ रहे थे धीरे धीरे, और उनका आचरण भी कुछ कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा माइकल मधुसूदन दत्त ने अपने नाटक में दिखाया है, चित्रित किया है। तो ये सब लोग उस आलोचना के घेरे में आते हैं। तो एक चीज ये हुआ, इसी दौर में अलालेर घरेर दुलाल जैसा उपन्यास आता है बंगाल में। इसी दौर में यमुना पर्यटन जैसा उपन्यास आता है मराठी में। इसी दौर में भूदेव मुखर्जी का ऐतिहासिक उपन्यास आता है। इसके कुछ बाद में बंकिम चंद्र के उपन्यास आते हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर का साहित्य आता है। क्रमशः चीज़ें विकसित होती चली जाती हैं। 1899 आते आते उर्दू का एक महान उपन्यास हमारे सामने आता है, उमराव जान अदा नाम से। आप सब उस उपन्यास से परिचित होंगे। संभव है आप में से कुछ लोगों ने मुजफ्फर अली की बनाई फिल्म भी देखी हो उमराव जान अदा पर। तो और कभी अगर आपने देखी हो तो आपको कहानी और उपन्यास की का जो सौंदर्य शास्त्र है उसका तुलनात्मक अध्ययन भी करना चाहिए। अब आप एमए के विद्यार्थी हैं, इस पर विचार करना चाहिए। तो ये चीजें दिखाई देती हैं। सभी उपन्यासों में आप देखेंगे आरंभिक कि आलोचना आपको दिखाई देगी और मध्यवर्ग का मामला दिखाई देगा। कुछ कुछ चीजें, और एक जैसा मैंने कहा कि जो अनुवाद आ रहे थे वो लगभग अनुवादों के अनुवाद हिंदी में आ रहे थे, कुछ सीधे अंग्रेजी से अनुवाद हो रहे थे। लेकिन हो क्या रहा था मध्यवर्ग की नकल का मामला, कि इसे हमारे आलोचकों ने, चिंतकों ने रेखांकित किया है कि जो आरंभिक तौर पर भारत में लोकप्रिय हुए रहस्य जैसे उपन्यास जो हैं वे प्रकाशित और प्रसारित हो रहे थे, ये चीजें उसमें आ रही थी। यानी कि जो दोयम दर्जे का साहित्य था अंग्रेजी का, वह भारत के नए बने मध्य वर्ग में लोकप्रिय हो रहा था। जो सार्थक साहित्य था, जैसा मैंने नाम लिया, डिकेंस, बाल्जाक, इनका नहीं आ रहा था। रूस की तरफ से टॉलस्टॉय वगैरह का नहीं आ रहा था। इक्का दुक्का कोई पढ़ रहा हो, लेकिन लोकप्रियता का मामला जो था वो रोनाल्ड के उपन्यासों का मामला था। जो मैं काशीनाथ विश्वनाथ रजवाड़े का जिक्र कर रहा था, कादम्बरी नामक अपने उस निबंध में रजवाड़े साहब ने लिखा है कि भारतीय यथार्थवादी उपन्यासों का मूल स्रोत ही विदेशी नहीं है, बल्कि नमूने के तौर पर जिन उपन्यासों को चुना वे भी वहाँ के सामान्य स्तर के उपन्यास ही रहे हैं, जिन्हें विदेशों में यथार्थवादी उपन्यासों का मूल स्रोत कहा जा सकता है। ऐसे बेहतरीन उपन्यासों से प्रेरणा पाकर लिखने वाले यहाँ शायद ही हैं। अंग्रेजी के उपन्यासकारों में हीन स्तर के रोनाल्ड्स के घटिया उपन्यासों का आस्वादन करने वाले माई के लाल अपने यहाँ अधिक हैं। बहुत हुआ तो कुछ लेखकों ने रोनाल्ड से परे छलांग लगाई और मुश्किल से पहुँचे तो मिसेज हेनरी बर्ड, लॉर्ड रीटन जैसे सामान्य लेखकों तक ही। बहुत खुले शब्दों में आलोचना करते हैं काशीनाथ विश्वनाथ रजवाड़े कि जो आ रहा है अंग्रेजी से भारत में, वह साहित्य बोध को बढ़ाने वाला नहीं है, वह जो साहित्यिक अभिरुचि है को उन्नत करने वाला नहीं है, बल्कि उसे बहुत लोकप्रिय ढंग से, मतलब बहुत लोकप्रिय तत्वों को समाहित करने वाला है। यह अकारण नहीं है कि आरंभिक तौर पर भारत में लगभग सभी भाषाओं में अय्यारी, जासूसी किस्म के उपन्यास लिखे गए, पढ़े गए, खूब पढ़े गए। एक तथ्य और भी है, जैसे हिंदी में देवकीनंदन खत्री के उपन्यास हैं, वो खूब पढ़े गए, लिखे गए, लेकिन
बाद के आलोचकों ने यह पाया है कि देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों में नवजागरण की गूंज थी। कुछ शोध कार्य इस तरह के सामने आए हैं, इन शोध कार्यों को भी देखना चाहिए, जानना चाहिए। लेकिन यह लेखक की चेतना पर था, कुछ लेखक उसे नवजागरण से जोड़ पाए लेकिन सब नहीं कर पाए। देवकीनंदन खत्री के अलावा किसी और का नाम याद नहीं आता जिसके उपन्यास, जो अय्यारी के उपन्यास हों और उन उपन्यासों में नवजागरण के तत्व दिखाई दिए हों। तो देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों में आप परिचित हैं, चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति जैसे उपन्यासों से। आप में से कुछ लोगों ने जो धारावाहिक बना था उसको भी देखा होगा, तो आप परिचित हैं इससे। बहुत सारी चीज़ें धारावाहिक में बदल जाती हैं। साहित्यिक कृति जब सिनेमा की ओर जाती है तो यह दो कलाओं के बीच एक संबंध तो बनता है, लेकिन दोनों कलाओं की अपनी शर्तें हैं, तो बहुत कुछ बदलाव भी हो जाता है। कभी वह बदलाव बहुत अग्रगामी होता है, कभी वह बदलाव दुख देने वाला भी होता है। यानी कि सिर्फ उसे लोकप्रिय बनाने के लिए बदलाव कर लिया जाता है और कई बार उसे और उसमें तीव्रता लाने के लिए, जो यथार्थ है, जो सत्य है, जो बात कही गई है, उसे और गतिशील बनाने के लिए भी परिवर्तन होता है। जैसे शतरंज के खिलाड़ी में परिवर्तन किया सत्यजीत रे ने। प्रेमचंद की कहानी, बंगाल में पले बढ़े, मूलतः बांग्ला फिल्मकार सत्यजीत रे, महान फिल्मकार, आप सब लोग जानते हैं। उन्होंने प्रेमचंद की कहानियों पर फिल्में बनाई। शतरंज के खिलाड़ी पर बनाते हुए उन्होंने कुछ ऐसे परिवर्तन किए वहां पर कि वो और अर्थपूर्ण हो गई कहानी फिल्म के साथ जुड़ करके। तो ये चीज़ लगी रहती है। तीसरी कसम जैसे फिल्म से आप परिचित हैं, रेणु की कहानी से भी परिचित हैं। ये आपके पाठ्यक्रम में, कहानियों वाले पाठ्यक्रम में है। जो विद्यार्थी कहानियों का पाठ्यक्रम पढ़ रहे होंगे वे उससे परिचित होंगे, तो इसको भी देखना चाहिए। संदर्भ इसका जानना चाहिए, प्रसंगवश ये बात आनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता था, ये बताना चाहता था, आपसे निवेदन करना चाहता था कि इन चीज़ों को ध्यान में रखें और सिर्फ मध्यवर्ग न रटें कि उपन्यास का उदय मध्यवर्ग के कारण हुआ। ये पश्चिम में हुआ, यूरोप में हुआ। हमारे वहाँ मध्यवर्ग मूल कारक तत्व नहीं है। हमारे वहाँ मूल कारक तत्व समाज सुधार है और औपनिवेशिक सत्ता की गुलामी से आंशिक ही सही आरंभिक तौर पर विद्रोह है। पितृसत्ता, उमराव जान अदा की जो स्थिति है, पितृसत्ता भी वहाँ आलोचना के केंद्र में है। जो जमींदारी व्यवस्था है वह केंद्र में है। जब उड़िया भाषा में फकीर मोहन सेनापति छमाड़ 8 गुंठ जैसा उपन्यास लिखते हैं, जो कि भारत में किसान जीवन का पहला उपन्यास है, तो वहाँ भी समाज सुधार की आकांक्षा है, किसानों के हक की बात है, किसानों के जीवन में सुधार का संदर्भ है, प्रसंग है, उसकी आकांक्षा है। जमींदारी व्यवस्था के नष्ट होने की मंशा है उसमें, हालांकि बहुत घोषित शब्दावली में नहीं है, लेकिन उसकी इच्छा वहां दिखाई देती है। तो ये आप आरंभिक तौर पर इन उपन्यासों को देखेंगे तो ये दिखेगा। फिर राष्ट्र प्रेम एक बड़ा 1857 हो जाता है। 1857 के बाद पूरे भारत में राष्ट्रवाद की, राष्ट्र प्रेम की एक लहर आती है। और देखिए, यह राष्ट्रवाद भी पश्चिम के राष्ट्रवाद जैसा नहीं है। इसको समझने की जरूरत है। इसको लेकर बड़ी लंबी बहसें होती रही हैं, आज भी हो रही हैं। तो एक जो लहर आती है पूरे देश प्रेम की, राष्ट्रवाद की, वह भी 1857 के कारण वह सब भी उपन्यासों में दिखाई देता है, परिलक्षित होता है। आपको ये बंकिम चंद्र के उपन्यासों में दिखाई देगा, आपको ये रविन्द्रनाथ ठाकुर के लेखन में दिखाई देगा, बाद में हिंदी में आपको मुंशी प्रेमचंद के वहाँ यह दिखाई देगा, बहुतेरे लोगों के वहाँ दिखाई देगा। या बिना एक, वो तो पूरा एक कालखंड ऐसा था कि अगर मुक्ति की चेतना नहीं है, स्वाधीनता की चेतना नहीं है, औपनिवेशिक सत्ता से विद्रोह की चेतना नहीं है, तो फिर लेखन किस बात का। जाहिर है कि यह लेखन के केंद्रीय तत्व थे उस दौर में। तो ये उन लेखकों में चीज आई और दिखी। तो ये सब चीजें वहां दिखाई पड़ी। इसको याद रखना चाहिए, इसको भूल करके हमें नहीं जानना चाहिए। एक चीज और भी कि हिंदी में उपन्यास का विकास क्यों विलंब से हुआ, आपके मन में आता होगा। दरअसल हिंदी में कविता की तो बहुत लंबी परंपरा रही है। जब मैं हिंदी कह रहा हूं तो उसमें ब्रज
अवधी, राजस्थानी, इन सभी भाषाओं में मैथिली में जो कविताएं लिखी गई हैं उन सब की ओर संकेत कर रहा हूं। आज भी हम अपने विद्यार्थियों को जब पाठ्यक्रम बनाते हैं मध्यकालीन साहित्य का, तो ये इन भाषाओं की में लिखने वाले कवियों को ही पढ़ाते हैं, और आज भी वो हमारे हैं। तुलसीदास हों, जायसी हों, विद्यापति हों, रासो हो, सब हमारे, सूरदास हैं, मीराबाई हैं, सब हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं, हमारे अध्ययन के केंद्र में है, बल्कि केंद्रीयता उनको हासिल है। तो जब मैं ये कह रहा हूं तो कि सदियों से कविता की परंपरा तो थी, लेकिन गद्य की परंपरा नहीं थी, और उपन्यास के लिए यह जरूरी था कि गद्य हो। निराला ने कहा था कि गद्य जो है वो जीवन संग्राम की भाषा है, इस बात को भी याद रखें। तो गद्य विकसित हो रहा था। आप देखेंगे कि 1850 के बाद तेजी से हिंदी में गद्य विकसित हुआ, लेकिन उसका स्तर जैसे जैसे बनता गया वैसे वैसे हमारे वहाँ उपन्यास, परीक्षा गुरु आदि लिखे गए, हमारे वहाँ उपन्यास भी आने लगा। और जैसे जैसे गद्य का विकास हुआ, यानी कि लगभग 40-50 वर्ष का जो समय लगा, उसके बाद प्रेमचंद हमारे वहाँ आते हैं, जयशंकर प्रसाद आते हैं, उसके बाद जैनेन्द्र कुमार आते हैं, अज्ञेय आते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु आते हैं, यशपाल आते हैं। एक लंबी परंपरा हमारे महान लेखकों की खड़ी होती है हिंदी में। लेकिन गद्य का मामला, क्योंकि गद्य में क्या होता है कि इस बात को तो हम स्वीकार कर सकते हैं कि जो जीवन का तनाव है उसे सीधे सीधे गद्य में कहना आसान होता है। गद्य उसको आसानी से संप्रेषित कर लेता है, और कविता में जब चीज जाती है तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी चीजें संकेतों में चली जाती हैं। इसलिए कविता का अध्ययन करने वाले बार बार इस बात पर बल देते हैं कि जो संकेत हैं उन्हें खोलिए। गद्य में कई बार आपको प्रथम पाठ में भी कुछ चीजें हासिल हो जाती हैं, उसमें भी संकेत होते हैं। ऐसा नहीं कि गद्य संकेत रहित होता है, लेकिन वहां पर अधिक सुगमता होती है चीजों को समझने की, तो ये आसानी होती। जैसे जैसे गद्य का विकास हुआ वैसे वैसे उपन्यास के विकास का एक कारण और भारत में भी हुआ और हिंदी में भी, कि पत्र पत्रिकाओं का विकास हो गया। पत्र पत्रिकाएं अगर नहीं आती तो शायद उपन्यास का विकास इस रूप में नहीं हो पाता। पत्रिकाओं के आने से हुआ कि कहानियां छपने, कहानियां तो आई ही, उपन्यास भी धारावाहिक रूप से आने लगे। बहुत बाद तक यह प्रयोग चलता रहा, हिंदी में भी और अन्य भाषाओं में भी, और अभी भी कभी कभी चलता है कि उपन्यास धारावाहिक रूप से छपते हैं साप्ताहिकों में, इस तरह से। तो ये चीज़ें जो हैं याद रखने की हैं, इनको याद रखना चाहिए। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने ये जिक्र किया है कि किस प्रकार जो धारावाहिक उपन्यास छपते थे उनको पढ़ने के लिए बंगाल में लोग दोपहर में सोते नहीं थे, जगे रहते थे कि किसका हिस्सा आ जाए और वो पढ़ ले, फिर बारी बारी से लोग पढ़ते थे। ये जो संस्कृति का मामला, यही बाद में हिंदी प्रदेशों में भी हुआ कि तमाम पत्र पत्रिकाओं में जो धारावाहिक रूप से उपन्यास आने लगे, उनको पढ़ने के लिए लोग दोपहरी में जगे रहते थे। एक सदस्य ने पढ़ लिया तो फिर दूसरे सदस्य के पास वो पत्रिका चली जाती थी, फिर वो पढ़ते या पढ़ती थी, तो ये चीज़ें आती थी। तो एक पत्र पत्रिकाओं के विकास ने, प्रेस के विकास ने भी उपन्यास के विकास में मदद पहुंचाई, सहायता की। तो इसको भी याद रखने की ज़रूरत है। और यह भी याद रखें कि हिंदी गद्य के विकास में बहुत सारे लोगों का योगदान है, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान सबसे बड़ा है। देखिए, विवाद तो किसी के नाम पर किया जा सकता है, किसी के काम पर किया जा सकता है, लेकिन एक अध्येता के लिए यह जरूरी होता है कि किसी भी सर्जक और चिंतक के सकारात्मक पक्षों से वह सीखे। जिन चीज़ों को आप छोड़ देते हैं वह तो छूट ही जाती हैं, वो तो नकारात्मक थीं या आज इतने वर्षों बाद आपके काम की नहीं है तो छूट गई। उन पे चर्चा करके और यह सिद्ध करने से क्या हासिल होने वाला है कि उनमें ये चीज़ें नकारात्मक हैं। सकारात्मक चीज़ें भी हर रचनाकार पर समय का दबाव होता है, ऐसा कोई नहीं है जिस पर समय का दबाव ना हो। आज जो लोग बहुत अग्रगामी हैं, प्रगतिशील हैं, 50 वर्ष बाद जो पीढ़ी आएगी वह इन्हें पिछड़ा हुआ समझेगी।
इन्हीं तत्वों के आधार पर। लेकिन अगर यह सकारात्मकता का बोध बना रहा तो वह उन तत्वों को रेखांकित करेगी जो सकारात्मक हैं, और जो चीजें ऐसी थीं जो छोड़ देने लायक हैं उनको छोड़ देंगे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान हिंदी में गद्य के विकास में बड़ा है, इसको याद रखने की जरूरत है, रेखांकित करने की जरूरत है। बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी का बड़ा योगदान है हिंदी गद्य को परिमार्जित करने में। आज हम जिस रूप में हिंदी गद्य का व्यवहार कर पा रहे हैं तो इन लोगों का बड़ा योगदान है। फिर लेखकों का तो है ही, प्रेमचंद का, जयशंकर प्रसाद का, चंद्र शर्मा गुलेरी का, जो भी रचनाकार आए, जैनेन्द्र का, इन लोगों ने तो भाषा को सुगम बनाया, बोधगम्य बनाया, संप्रेषणीय बनाया। ये सारे तत्व, सारी चीजें इसमें आती हैं, इसको जानना चाहिए हमें। इन चीजों को अगर हम नहीं जानेंगे तो शायद दिक्कत हुई। इसके साथ एक चीज और जानने की है कि जो आरंभिक भारतीय उपन्यास आए उनकी पहचान हम कैसे करें, उनमें किन तत्वों की बहुलता रही। अंग्रेजी की विदुषी प्रोफेसर मीनाक्षी मुखर्जी ने आरंभिक भारतीय उपन्यासों में 3 प्रवृत्तियों को रेखांकित किया है, 3 ट्रेंड्स बताए हैं उन्होंने, जो मोटे तौर पर ठीक लगते हैं। उन्होंने कहा कि आरंभिक भारतीय उपन्यासों को यदि आप पढ़ें, गंभीरता से पढ़ें, विवेचित करें, तो ये 3 प्रवृत्तियां सामने आएंगी। वे 3 प्रवृत्तियां जो हैं वे हैं समाज सुधार की, जो मैं निवेदन कर रहा था कि आरंभिक इच्छा यही है, नैतिक चेतना के विकास का प्रयास, कि कैसे नैतिक चेतना का विकास हो। आप देखें माइकल मधुसूदन दत्त के जिस नाटक का हिस्सा मैं आपको सुना रहा था कि आपने स्वतंत्रता किसको समझ लिया है, शराब पीने को, उन्मुक्त बैठकर इधर उधर की बात करने को। ये स्वाधीनता नहीं है, ये स्वतंत्रता नहीं है। तो एक तरह से नैतिक मूल्यों के प्रसार की आकांक्षा भी दिखाई देती है। भारतीय समाज की वास्तविकताओं के यथार्थ चित्रण का प्रयास दिखाई देता है। और जब आप देखेंगे इसको तो आपको ये दिखाई देगा कि इन तीनों प्रवृत्तियों के उपन्यास आपके जहन में आ जाएंगे, जिनका मैंने नाम लिया, आप इन्हीं में से उनको चुन लेंगे। जैसे आप देखेंगे कि समाज सुधार का उपन्यास तो आप अगर हिंदी से ही चुनना चाहें तो परीक्षा गुरु आपके जहन में तुरंत आएगा। दूसरी भाषाओं में जाएं तो बाबा पदमन जी का जो उपन्यास यमुना पर्यटन है वह ले सकते हैं आप, उसे आप ले सकते हैं। तो ये चीज उसमें दिखाई देती। जो नैतिक चेतना के विकास के प्रयास का मामला है, यह भी एक बड़ा फलक घेरता है उस दौर में, और इतिहास और मिथकों के माध्यम से यह कार्य अधिक किया गया, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यासों ने यह काम प्रमुखता से किया। इसे याद रखने की जरूरत है कि वो चल करके आएगी। और जो समाज की वास्तविकताओं के चित्रण का प्रश्न है, अगर इसको देखना चाहेंगे आप तो पहला नाम जो आपके सामने आएगा वो फकीर मोहन सेनापति का आएगा, जिनके उपन्यास क्षमाड़ 8 गुंठ का मैंने अभी जिक्र किया। यह उपन्यास हिंदी में भी उपलब्ध है, कभी समय निकाल कर आप लोग इसे जरूर पढ़ें, देखें, इससे सुविधा होगी, आपको बातें निकल करके आएंगी। एक विचारक है मादाम स्टेल। मादाम स्टेल ने कहा है कि जिस समाज में स्त्रियों का स्थान ऊंचा होता है और व्यक्तिगत संबंधों में लोगों की दिलचस्पी होती है, वहां उपन्यास तेजी से विकसित होता है। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर स्त्रियों का स्थान हमारी संस्कृति में ऊंचा रहा है। विचलन आए उसमें बाद में आए हैं। तो हमारे वहां जो उपन्यास आए, यानी उमराव जान अदा को आप याद करें या अन्य उपन्यासों को भी याद करें, तो आप देखेंगे कि स्त्री को प्रमुखता है। धीरे धीरे आज की चेतना अगर आप उसमें ढूंढेंगे तो वो नहीं मिलेगी, आज की अग्रगामिता ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी, लेकिन
आपको ये लगेगा कि वो दौर आता है जिसमें स्त्री शिक्षा की भी बात आती है कि स्त्री शिक्षा, भारतेंदु ने तो पत्रिका ही निकाली थी और जिसमें स्त्री शिक्षा पर बहुत बल दे रहे थे वो उस दौर में। तो स्त्री शिक्षा भी उसके केंद्र में आती है। और व्यक्तिगत जो संबंध मतलब संपर्कों का मामला है वो तो भारत में सदा से रहा है। व्यक्तिगत दिलचस्पी तो लोग लेते ही रहे हैं सामाजिक जीवन में, एक दूसरे के जीवन में भी। तो आप देखेंगे कि वो सब भी उपन्यास में दिखाई देता है, उपन्यासों में दिखाई देता है, भारतीय उपन्यासों में खास तौर पर ये चीज़ दिखाई देती है। तो ये सिद्धांत हैं। दरअसल ज़रूरी नहीं कि मादाम स्टेल के सिद्धांत को पूरी तरह आप भारत में लागू कर लें या किसी के से। ये अध्ययन की सुविधा के लिए समय समय पर विकसित हुए सिद्धांत होते हैं, जिनमें से कुछ सिद्धांत बहुत आगे निकल जाते हैं, कुछ थोड़े समय बाद ही खंडित कर दिए जाते हैं और मान लिया जाता है कि ये पूरी तरह तथ्यपरक नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हमारे वहाँ आ जाती हैं। तो अगर मोटे तौर पर आपको याद रखना हो इन 3 प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर कि समाज सुधार, नैतिक चेतना के विकास का प्रसार और भारतीय समाज की वास्तविकताओं का चित्रण, इसको याद रखें और आप फिर 1857 और उसके बाद भारत में छपे हुए उपन्यासों का अध्ययन करें तो आपको ये दिखाई देगा कि ये उपन्यास सामंतवाद, जाहिर है कि समाज सुधार का मामला सामंतवाद से जुड़ा हुआ होता है, वो सिर्फ परिवार के भीतर का मामला नहीं है। तो ये उपन्यास सामंतवाद, जो पूंजीवाद उस दौर में आ रहा था, उस पूंजीवाद और जो उपनिवेशवाद था, अंग्रेजी सत्ता जो थी जिसके नीचे हम लोग पिस रहे थे, और पितृसत्ता जो सामंतवाद के साथ एक तरह से जुड़ी हुई चीज है। तो सामंतवाद, पितृसत्ता, पूंजीवाद और उपनिवेशवाद, हमारे भारतीय उपन्यास इन सब का प्रत्याख्यान करते हैं और एक ऐसे भारतीय समाज की कल्पना करते हैं, एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहां पर ये दोष नहीं होंगे। पितृसत्ता, सामंतवाद, उपनिवेशवाद, पूंजीवाद नहीं होगा, इसकी कल्पना करते हैं, देखते हैं। आप बाद में देखें प्रेमचंद के रंगभूमि में आप पूंजीवाद को लेकर के जो बहस है, जो समझ है, आप उसको देखें और ये समझें कि प्रेमचंद जो है वे उद्योगों का विकास नहीं का विरोध नहीं करते हैं। कई लोगों की समझ ये हो जाती है कि ये लोग जब पूंजीवाद का विरोध करते हैं तो उद्योगों का विरोध कर, नहीं। दरअसल उद्योगों के पीछे जो पूंजीवादी मंशा छिपी हुई है, जो शोषण का तंत्र छिपा हुआ है, ये लोग उसकी आलोचना करते हैं और उस औद्योगिकीकरण को भी अधिक मानवीय, समतामूलक बनाने की आकांक्षा रखते हैं अपने साहित्य में, अपने उपन्यासों में। ये कविताओं में भी आपको दिखाई देगा, कहानियों में भी दिखाई देगा, नाटकों में भी दिखाई देगा। चूंकि अभी हम उपन्यास की बात कर रहे हैं इसलिए उपन्यास के संदर्भ में बात कर रहे हैं। जो उपन्यास, इसके अलावा एक और बात आवश्यक है करनी, खास तौर पर जो कुछ भाषाओं को लेकर के, कि जैसे हमने कहा कि हिंदी में हम इसको उपन्यास कहते हैं, बांग्ला में भी उपन्यास कहते हैं और हमने इसको वहीं से ग्रहण भी किया है, इसके अलावा गुजराती में इसको नवल कथा कहते हैं। गुजराती के लोग उपन्यास को नवल कथा कहते हैं। मैंने रजवाड़े साहब का जिक्र करते हुए बताया कि मराठी में कादंबरी कहते हैं, उर्दू के लोग इसे नावल ही कहते हैं, नावल शब्द से ही काम चला लेते हैं। तो कई शब्द भी हैं, हालांकि सामान्यतः हर भाषा में ये लोग ये मानते हैं कि ये अंग्रेजी का नावल है और ये हिंदी का। एक चीज़ और भी जानना जरूरी है कि ये जो आरंभिक उपन्यास आए, इनका शिल्प क्या था। जाहिर है कि अंग्रेजी ढंग के नावल, यानी कि जो पश्चिमी नावल था, ये उससे प्रभावित थे, तो इन्होंने शिल्प भी वही लिया। बाद में जरूर कुछ लोगों ने प्रयोग किया कि जो भारतीय आख्यान परंपरा है उससे भी चीज़ों को सीखा, देखा। उमराव जान अदा में आपको दिखाई देगी, किस्सा गोई की वो शैली दिखाई देगी आपको। प्रेमचंद के वहाँ भी आपको आख्यान परंपरा दिखाई देगी। बाद में बाणभट्ट की आत्मकथा, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो उपन्यास है, उसमें भी आप
जब देखेंगे तो ये बहस में भी रहा है कि उस पर अंग्रेजी ढंग के नावल का उसके शिल्प पर कोई प्रभाव नहीं है, उसकी संरचना पर कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन ये सही है कि भारत में जो उपन्यास विकसित हुआ अंग्रेजी ढंग के नावल का उसकी संरचना पर गहरा असर था और है। बाद में उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हुई और होती रहीं और हो रही हैं। तो ये चीज़ इसमें दिखाई देती है, इसको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इसको याद नहीं रख पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। भारतीय उपन्यास ठीक ठीक अपना चरित्र पहली बार तब विकसित करता है जब उसमें किसान का प्रवेश होता है। किसान जब आता है, फकीर मोहन सेनापति का नाम लिया मैंने, बाद में हिंदी में प्रेमचंद आते हैं, दूसरी भाषाओं में भी लोग आते हैं। किसान जीवन को लेकर के जब आते हैं तो ठीक ठीक भारतीय उपन्यास अपना एक चरित्र तैयार करता है और लोगों को यह लगता है कि यह नितांत हमारा यथार्थ है जो उपन्यासों में आ रहा है, यह नितांत हमारा जीवन है जो उपन्यासों में आ रहा है। उपन्यासों ने एक बड़ा काम किया धीरे धीरे कि कथा के केंद्र में आम आदमी को स्थापित कर दिया। हिंदी में प्रेमचंद ने यह काम किया, फकीर मोहन सेनापति ने उधर उड़िया में किया, सबने किया, बांग्ला में यह हुआ, मराठी में यह हुआ, हर जगह हुआ। यानी कि पहले जब महाकाव्य लिखे जाते थे तो उनकी अनिवार्य शर्त होती थी कि कोई सामंत, राजा, राजकुमार, रानी, कोई न कोई उसकी कल्पना के केंद्र में ऐसे ही लोग होते थे। उपन्यास ने महाकाव्य को एक तरह से रिप्लेस कर दिया, हटा दिया अपनी जगह से, लेकिन इसने राजे रजवाड़ों को केंद्र में नहीं रखा। ऐतिहासिक उपन्यासों में जरूर राजे रजवाड़े आते हैं, लेकिन जो यह तीसरी प्रवृत्ति थी जो मैं जिसका जिक्र कर रहा था प्रोफेसर मीनाक्षी मुखर्जी के संदर्भ से, उस तीसरी प्रवृत्ति के साथ यह होता रहा कि यथार्थवादी धारा के उपन्यास अधिक विकसित हुए और उसमें आम आदमी केंद्र में आया, किसान केंद्र में आया, स्त्रियां केंद्र में आई, मजदूर केंद्र में आए, वंचित लोग केंद्र में आए। इसलिए आप हिंदी के विद्यार्थी के तौर पर हिंदी के उपन्यासों पर भी नजर दौड़ाएंगे तो आपको ये चीज दिखाई देगी। थोड़ा सा जो 4 उपन्यास आपको पढ़ने के लिए हमने निर्धारित किया है इस पाठ्यक्रम में, चेम्मीन, मानविनी भवाई, संस्कार और जंगल के दावेदार, इनको भी आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि किस प्रकार भारतीय उपन्यासों में श्रेष्ठ उपन्यास वही हैं, महान उपन्यास वही हैं जिनके केंद्र में भारतीय जीवन, वंचित लोग और वे विडंबनाएं हैं जिन्होंने महान भारतीय संस्कृति को प्रश्नांकित करा दिया है। वो संस्कार हो, वो चेम्मीन हो, वो मानविनी भवाई हो या जंगल के दावेदार। जंगल के दावेदार तो महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा पर केंद्रित है, जिन्हें आदिवासी लोग भगवान बिरसा के रूप में याद करते हैं। हम सब याद करते हैं, सिर्फ आदिवासी समाज की बात क्यों करें। वो महान भारत के महान सपूत थे। स्वाधीनता की चेतना जो उनमें दिखाई दी, उसी ने उनको उस समाज के बीच भगवान के रूप में स्थापित किया, ईश्वर के रूप में स्थापित किया। उनके संघर्षों पर केंद्रित उपन्यास है ये जंगल के दावेदार। अरण्यर अधिकार महाश्वेता जी का ये उपन्यास मूल बांग्ला में इस नाम से। मानविनी भवाई जो गुजराती के महान लेखक पन्नालाल पटेल का उपन्यास है, किसान जीवन पर लिखा गया अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास है। और आप जब इसको पढ़ते हैं तो बार बार आप कि संवेदना के केंद्र में भी किसान आ जाते हैं। बार बार आप किसानों की उन समस्याओं से रूबरू होने लगते हैं जिनको लेकर प्रेमचंद चिंतित थे, जिनको लेकर के रेणु चिंतित थे, जिनको लेकर पन्नालाल पटेल चिंतित थे, या किसी भी दूसरी भाषा के भी महान लेखक चिंतित थे और आज भी चिंतित हैं, जो संवेदनशील लोग हैं किसानों और मजदूरों को लेकर के। ये बातें आपके जहन में आती। संस्कार उन विडंबनाओं की ओर इशारा करता है जिन विडंबनाओं ने हमारी सामाजिक संस्कृति को प्रश्नांकित करा दिया। हमारी जो हमारे समाज में जो एक मूल संरचना, जो एकता की संरचना है, उसको विखंडित कर दिया, उसको प्रश्नांकित संस्कार उस ढंग से उसका क्रिटिक उपस्थित करता है। इसको देख जो चेम्मीन है वह मछुआरा समाज की मतलब उतना विश्वसनीय उपन्यास शायद मछुआरा जीवन पर कोई दूसरा नहीं है। उस पर जो फिल्म बनी थी उसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था और तक्षी शिवशंकर पिल्लई, जिन्हें मलयालम के लोग तगड़ी कहते हैं और बहुत प्यार करते हैं,
बहुत प्यार करते हैं। वैसे भी बंगाल, महाराष्ट्र और केरल में अपने रचनाकारों, सर्जकों, कवियों, कथाकारों से प्रेम करने की एक महान परंपरा है। वे लोग प्रेम करते हैं और सचमुच प्रेम करते हैं, दिखावे का नहीं। तो ये जो उपन्यास है, जब मैं बार बार कहता हूं अपने विद्यार्थियों से भी, मित्रों से भी, कि जब सुनामी का प्रकरण आया था तो जिन लोगों ने, उत्तर भारत के जिन लोगों ने, या केरल से इतर जिन इलाकों में समुद्र नहीं है, उन इलाकों के लोगों ने, जिन्होंने चेम्मीन पढ़ रखा था, मछुआरे नाम का उपन्यास, हिंदी में अनुवाद यही है, पढ़ रखा था, उन लोगों ने उस दुख को सीधे महसूस किया और जो भी मदद उनसे बन सकती थी, सहयोग बन सकता था, किया था। यह विरेचन है एक उपन्यास का, जो अपने लिखे जाने के बरसों बरसों बाद भी इस तरह कैथारसिस करता है अपने पाठकों का, उन्हें अधिक उन्नत मनुष्य बना देता है। तो ये चारों उपन्यास चुनते हुए भी हम लोगों के जहन में ये बात थी विश्वविद्यालय के, कि हम अब ऐसे उपन्यास पढ़ाएं जो भारतीय उपन्यासों का जो मूल चरित्र है, जो मूल प्रवृत्तियां हैं, उनसे आपको परिचित कराएं, आप उनसे ठीक ढंग से परिचित हो पाएं। ये बात महत्वपूर्ण थी। तो ये जो चारों उपन्यास हैं, यह भी, और आपसे मेरा निवेदन है कि आप लोग इसे गंभीरता से पढ़ें, इन चारों उपन्यासों को पढ़ें। जो अध्ययन सामग्री हम लोगों ने आपको उपलब्ध कराई है, उसे भी ध्यान से पढ़िए, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। जब तक आप उस अध्ययन सामग्री को ठीक से नहीं पढ़ेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी और सब कुछ ऐसे ही रह जाएगा, सारी चीज़ें रह जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें रह जाएगा। आप देखें कि जब किसान हमारे उपन्यास के केंद्र में आता है, तो पूरी भाषा बदल जाती है, पूरा बोध बदल जाता है। ये एक बड़ी चीज़ है। मध्यवर्गीय भाषा तक तो फिर भी चीज़ें चल जाती हैं, रह जाती हैं, लेकिन जब किसान आता है तो सब कुछ बदल जाता है वहाँ पर, और भारत का एक बड़ा वर्ग उसमें समाहित होता है। मध्यवर्ग तो एक छोटा सा वर्ग होता जो आ जाता, और प्रेमचंद ने तो मध्यवर्ग को कभी उस तरह महत्व दिया ही नहीं। उसे बराबर उन्होंने संदेह की दृष्टि से देखा। बराबर उनको ये लगता था कि अगर इन तत्वों से कोई, सामंतवाद से, पूंजीवाद से, उपनिवेशवाद से, पूरी ऊर्जा से जो लोग लड़ सकते हैं, वे वंचित समुदाय के लोग हैं। किसान, मजदूर, वंचित समुदाय के लोग ही लड़ सकते हैं। हाँ, मध्यवर्ग तो बराबर अपने फायदे के चक्कर में लगा रहता है, और ये एक स्थायी सत्य सा बन गया है। ये सिर्फ प्रेमचंद की धारणा नहीं थी। आप पूरा मूल्यांकन करके देखें तो ये चीज़ आपको दिखाई देगी। तो उपन्यास का अध्ययन एक तरह से आपके सामने यह भी एक प्रसंग लेकर आता है कि आप जो मध्यवर्ग है, खासकर भारत का जो मध्यवर्ग है, सबसे पहले बंगाल में यह मध्यवर्ग विकसित हुआ, तो उसको जो मिडिल क्लास, ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास जो तैयार हुआ, वो बंगाल में तैयार हुआ, जिसका हम अभी संदर्भ ले रहे थे, धीरे धीरे पूरे भारत में तैयार हुआ। तो आप उसका भी अध्ययन कर सकते हैं और उस अंतर को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये चीज़ निकल करके आती है, और इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना बात नहीं बन सकती है। और तमाम आपको छमाड़ 8 गुंठ में ऐसे प्रसंग मिलेंगे जिसमें आपको ये दिखाई देगा कि किस तरह किसान जीवन पर बात करते हुए भी उपनिवेशवाद की आलोचना वहाँ दिखाई दे रही है। किस तरह तालाब पर जो बगुले आ जाते हैं, सफ़ेद रंग के बगुले हैं, और वो किस तरह से मछलियों को ले लेते हैं, और जो सुबह से शाम तक वहाँ बैठे हुए लोग हैं जो मछली मारना, उनको उनके हिस्से वो नहीं आती हैं मछलियाँ। तो ये जो सांकेतिक भाषा है, जो संकेत हैं, इनको अगर आप डिकोड करेंगे, खोलेंगे, तो आपको लगेगा कि ये सिर्फ जमींदार और किसान के बीच का मामला नहीं है। इसके बीच जो औपनिवेशिक सत्ता थी वह भी आ रही थी, और वह भी हमारे लेखक लगातार देख रहे थे, उसका क्रिटिक उपस्थित कर रहे थे, उसकी आलोचना उपस्थित कर रहे थे, ताकि जो लोग इन उपन्यासों को पढ़ें वे अधिक सहृदय हो सकें, उनका इस तरह विरेचन हो सके कि उनके भीतर भी मुक्ति की यह चेतना स्वाभाविक रूप से प्रवेश कर जाए। ऐसा नहीं कि उपन्यास आप पढ़ें और फिर रख दें और मनोरंजन हो गया, 2 दिन में पढ़ लिया, 4 दिन में पढ़ लिया, 300 पेज का उपन्यास पढ़ लिया। पहले तो बड़े मोटे मोटे उपन्यास आते थे, 500 पेज का उपन्यास पढ़ लिया। नहीं, यह अकारण नहीं है कि प्रेमचंद कहते हैं कि साहित्य का काम
मनोरंजन करना नहीं है, सोए हुए लोगों को जगाना है। और ये सोए हुए लोग कौन हैं? जिनकी चेतना सोई हुई है। वे लोग नहीं जो दिन भर श्रम करने के बाद सोए हैं। उनकी नींद तो एक तरह से स्वप्न है, उनको तो नींद मिलनी ही चाहिए, जो लोग श्रम करके आए हैं। लेकिन वे लोग जो जिनकी चेतना सोई हुई है, जो यथार्थ देख करके भी नहीं समझ पाते कि इसके विरुद्ध खड़ा होना है, इसको बदल देना है, अंग्रेजी सत्ता का शोषण है, उसका दुख उनके ऊपर है, लेकिन उससे कैसे विरोध करें, कैसे विद्रोह करें, ये उनकी समझ में नहीं आता है। यह जो उपन्यास साहित्य आया, उस दौर में जो नाटक आए, उस दौर में जो कविताएं आई, इन सब ने यह काम किया कि उस चेतना का विकास किया, यानी कि जगाया, मनोरंजन नहीं किया। यह बिल्कुल अपने दिमाग में स्पष्ट रखें आप कि अपने आरंभिक काल से, यानी 1854 से जब से उपन्यास केंद्र में आया, तब से वह मनोरंजन के लिए नहीं आया था। उसके पीछे ये सारे उद्देश्य थे जिनको प्रवृत्तियों के रूप में अभी मैंने आपके साथ बांटा, शेयर किया। समाज सुधार, नैतिक चेतना का विकास, यथार्थ का चित्रण और उसकी समझ को विकसित करना, ये सारी चीज़ें वहाँ आ रही थीं, दिख रही थीं, क्योंकि इनके बिना कुछ बनना नहीं था। नहीं तो महाकाव्य तो था ही हमारे पास, महाकाव्य नाम की महान विधा थी हमारे पास। आज भी कुछ लोग महाकाव्य लिखते रहते हैं, लेकिन जाहिर है कि इस नई विधा उपन्यास ने महाकाव्य को रिप्लेस तो कर ही दिया। कविताएं अब भी हैं, मुक्तक अब भी हैं, तमाम चीज़ें हैं, कविता के अन्य फॉर्म, गीत, गज़ल सब हैं, मुक्त छंद सब कुछ है, लेकिन महाकाव्य का मामला अब नहीं रह गया। अगर लोग लिखते भी हैं तो वो चर्चा के केंद्र में उस ढंग से नहीं आ पाता। एक तरह से साहित्य में ही ये मान लिया गया कि अध्ययन के केंद्र में पुराने महाकाव्य हैं और बहुत आदर के साथ हैं, लेकिन नए में नहीं माना गया कि जो मुक्तक कविताएं हैं, मुक्त छंद की कविताएं हैं, ये पर्याप्त हैं कह लेने के लिए। लेकिन उपन्यास ने उस जगह ले ली जो कभी उपन्यास जो कभी महाकाव्य का था। यानी जीवन संग्राम है अगर, तो जाहिर है कि वो बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो उसके लिए फलक बड़ा चाहिए, और वो फलक उपन्यास में ही मिल सकता है, और वो मिला भी। तो मित्रों, आज जो हमने बात की भारतीय उपन्यास को लेकर, भारतीय उपन्यास के विकास को लेकर, उसकी प्रवृत्तियों को लेकर, नामकरण को लेकर, ये तमाम संदर्भ हैं। 4 जो उपन्यास पाठ्यक्रम में हैं उनकी ओर भी संकेत किया। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातचीत आपने ध्यान से आज सुनी होगी, और क्योंकि यह फेसबुक लाइव है, आप इसे बार बार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जो ऑफिशियल पेज है फेसबुक का, उस पर जाकर सुन सकते हैं। और यदि कहीं कोई अस्पष्टता हो, कहीं कुछ ऐसा लगे कि बात स्पष्ट नहीं हुई, तो आप मानविकी विद्यापीठ में हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम हमेशा आपके लिए सुलभ हैं, उपलब्ध हैं। धन्यवाद, नमस्कार।